रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सवाल पर सवाल चीन पर सियासी बवाल इस देश में जारी है। 16 जून से चीन को लेकर जो सियासत शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तब भी विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सारी बड़ी पार्टियों को हालात की जानकारी दी, तब भी विपक्ष के सवाल अपनी जगह कायम है। सरकार बार बार देश को भरोसा दिला रही है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं और उनके सवाल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। हल्ला बोल में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरे देश ने सूरज को अंधेरे में छिपते देखा, सूरज पर ग्रहण लगते देखा। लेकिन गलवान हिंसा के बाद चीन को लेकर जो सियासत हो रही है, न जाने उस पर कब ग्रहण लगेगा। विपक्षी पार्टियों के ना तो आरोप खत्म हो रहे हैं और ना ही सवाल, जबकि सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि ना तो किसी ने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की है और ना ही हमारी जमीन पर कब्जा किया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई और देश की करीब करीब सभी बड़ी पार्टियों को हालात की पूरी जानकारी दी। इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार आरोपों के तीर दाग रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी वास्तव में हैं सुरेंद्र मोदी। राहुल जो लिखना चाह रहे थे वो भले ही स्पेलिंग की गलतियों में उलझ गया, लेकिन समझ में हर किसी को जरूर आ गया। राहुल गलवान हिंसा के बाद से लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। सिर्फ राहुल ही नहीं, सोनिया गांधी भी लगातार सवाल पूछ रही हैं। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। तमाम सेना के पूर्व अधिकारी मान रहे हैं चीन ने कब्जा किया है। दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं चीन ने कब्जा किया है। तमाम सैटेलाइट इमेजेस कई चैनल्स पे दिखाई गई कि किस तरह से चीन हमारी जमीन में घुस आया है, और उसके बावजूद बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कह रही है चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया। 5 मई से ये बात विवाद चल रहा है चीन और भारत के बीच में, तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई सामंजस्य नहीं हो रहा है। तो विदेश मंत्रालय कुछ, हमारा रक्षा मंत्रालय कुछ, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ, इस तरह की बयानबाजी से चीन को फायदा पहुंच रहा है। 16 जून से जो सियासी रेल चली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार से कभी घुसपैठ पर सवाल पूछे जाते हैं तो कभी उस जमीन का हिसाब मांगा जाता है जिस पर कथित तौर से चीन ने कब्जा कर लिया है, तो कभी सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर सियासत होती है। ओवैसी को ऑल पार्टी मीटिंग का न्योता नहीं मिला तो उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछ लिए और श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर डाली। कहां गया आपका जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी नहीं लेगी? क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी नहीं देगी? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के साथ जो विपक्ष ने अपना एकजुटता दिखाया, कुछ को छोड़ते और कुछ लोग तो केवल बचकाना बातें कर रहे हैं। ये ठीक है कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का हक है, लेकिन एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच लगातार हो रही सियासत का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, खासकर तब जबकि पीएम भरोसा दिला चुके हैं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज देश में तकरीबन 6 घंटे का लगा सूर्य ग्रहण तो खत्म हो गया, लेकिन इस देश की सियासत को जो ग्रहण लगा हुआ है वो आखिर कब खत्म होगा? अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को जवाब कैसे देंगे? इसी पर हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएसपी की ओर से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की ओर से नेता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रोहन गुप्ता, आपका रुख करते हुए, राहुल गांधी क्या लिखना चाहते थे आज के ट्वीट में? देखिए चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी, जब मैं ये स्टार्टिंग की क्लिप देख रहा था, एक छोटी चीज बोलना चाहूंगा कि चोर ने कहा मैंने चोरी नहीं की, चौकीदार भी कह रहा है कि चोर ने चोरी नहीं की,
चोर खुश क्योंकि उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई, चौकीदार खुश क्योंकि उसकी चौकीदारी में चोर ने चोरी नहीं की, ये बात जनता को मालूम ही नहीं चली। देखो मुद्दा यहाँ पे क्या है, ये पहली बार हो रहा है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वही चीन बोल रहे हैं। सुरेंद्र या सरेंडर? रोहन गुप्ता जी शायद सवाल सुना नहीं आपने। आ रहा हूँ। सुरेंद्र या सरेंडर, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? सारे जवाब दूंगा, सारे जवाब, उसका ही मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ। जब चोर ने चोरी कर ली और जब चौकीदारी बोल रहा है कि चोर ने चोरी नहीं की, इससे बड़ी चोर को क्या चीज चाहिए, यही चीज हुआ है आज मोदी जी। ये सारी चीजें कहां से आई चित्रा जी? जब तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया था, हम सरकार को 45 दिन से सवाल पूछ रहे हैं कि प्लीज बताइए क्या बॉर्डर पे क्या हो रहा है। काफी रक्षा विशेषज्ञों ने बताया, सबने पूछा, सरकार ने 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। जब सैनिकों की जान गई, 20 सैनिकों को बर्बरता पूर्वक शहीद किया गया, तब जाके सरकार की आंख खुली। जब प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री ने जो बात की प्रधानमंत्री, वो बहुत बड़ी अपमानजनक सर, आप इतनी भूमिका बना रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मैं पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी ट्वीट में क्या लिखना चाहते थे? दरअसल देश कंफ्यूज है। एक सेकंड सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तब तो कोई बात नहीं, होता रहता है और ट्विटर पे हम चेंज भी नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता जी, राहुल गांधी क्या लिखना चाह रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, उसी की पूर्व भूमिका बांध रहा हूँ। जब पूरा देश, जहां पे जब प्रधानमंत्री जी ने बात किया, क्या प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करेंगे? प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है, ये बताएंगे कोई ना घुसा है ना कोई घुसा था। तब आपका जब ऑल पार्टी स्टेटमेंट जब आ रहा है, प्रधानमंत्री क्या किसी एक पार्टी का होता है? रोहन गुप्ता जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री क्या किसी पार्टी का होता है? और अगर राहुल गांधी ने सरेंडर लिखा है कि चीन के आगे सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? क्या बोला? सरेंडर सुरेंडर अब आपको 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने ऑल पार्टी मीट के बाद में स्टेटमेंट दिया, उसमें यह लिखा गया कि गालवान में जो 15 जून को मुठभेड़ हुई, गालवान कहां पे है? कहां पे है गालवान? बताए सरकार। आप उसके ऑल पार्टी स्टेटमेंट में आप बता रहे हैं कि गालवान में मुठभेड़, अगर गालवान भारत में है और अगर वहां पे मुठभेड़ हुई, आप कैसे बोलते हैं कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा तोड़ने की शुरुआत प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के देश के सामने की है, सैन्य का अपमान किया है। हमारे सैन्य हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है। क्या हमारे शहीदी कहां पे हुई? अगर हमारे सैनिक फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो सरेंडर कहां पर किया है नरेंद्र मोदी ने, मैं ये जानना चाहती हूँ प्लीज। सरेंडर किया मोदी जी ने, ये बोल के सरेंडर किया। आपकी चैनल का एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, सुनिए। ये राहुल कंवल जी का रिपोर्ट है, उसमें दिखा गया है कि 0.4 से 0.8 जो पहले भारत की सेना जाती थी, अब भारत की सेना नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो 0.4 है वो चीन के हिसाब से LAC है और 0.8 जो है वो भारत के हिसाब से LAC है। अगर अप्रैल के बाद में भारत को 0.4 से 0.8 नहीं जाने दिया गया, आप बताइए इसको आप क्या बोलेंगे? अगर हम देश के साथ खड़े, प्रधानमंत्री के साथ खड़े, पर प्रधानमंत्री जो हकीकत है वो तो देश को बताए। सर, ये समझ में नहीं आता ना। अगर आप देश के, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, फिर आप कह रहे हैं सरेंडर कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, आप उसके साथ खड़े हैं? रोहन गुप्ता जी, अपनी ही बात को आप काट रहे हैं। चित्रा जी, प्रधानमंत्री के पूरे देश को भरोसा है, पर अगर कोई आपसे झूठ बोलेगा तो आपका भरोसा टूटेगा या नहीं टूटेगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, आज उनकी मिनिस्ट्री ने कहा क्या सरकार झूठ बोल रही है? सुनिए चित्रा जी प्लीज। ठीक है, हो गई सर आपकी बात, और मैं चाहूंगी कि सुरेंद्र और सरेंडर में जरा फर्क भी कर दीजिएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सरकार क्या झूठ बोल रही है? क्या देश को गुमराह किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से? सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है, जवाब लीजिए रोहन जी प्लीज। सुधांशु जी, देखिए, राहुल गांधी जी सरेंडर लिखना चाहते थे या सुरेंदर लिखना चाहते थे, उस पर कांग्रेस वाले जो चाहे विचार रखें, परंतु चित्रा जी एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज सबने सूर्य के ऊपर राहु को लगते हुए देखा। राहुल गांधी जी निश्चित रूप से भारत की राजनीति के राहु साबित हो रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी राहु साबित हो रहे हैं। कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नेता बयान नहीं दे रहा है आप जनाब। नेता प्रतिपक्ष ने बोला क्या? नहीं बोला। इवन अध्यक्षा भी एक बार बोली। वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, कोई नहीं बोल रहा है। ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष तो अधीर रंजन चौधरी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन सा नेता पूछ रहा है सवाल, इस पर जाने के बजाय आप जवाब दीजिए कि सरकार क्या गुमराह कर रही है देश को? अरे मैं कह तो रहा हूं, गुमराह तो हमको छोड़िए, अपनी पार्टी गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा ड्रैगन को सबक सिखाना है और उसको डपट के चुप करा दिया गया। जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अपने पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा बयान बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो सरेंडर जो अपने बयान के ऊपर सरेंडर किए हैं, जिन्होंने बयान पे सरेंडर किया है और कहा है कि हम चीन से अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं।
नेता प्रतिपक्ष का बयान व्यक्तिगत बयान है और राहुल गांधी जो अध्यक्ष है, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष है, आप देश को उनका अपना बयान बताइए। पार्टी का बयान। हम लोग रोहन जेल जी, मैं में डिस्टर्ब नहीं पर कर रहा। देश को हम लोग आपके रोहन जी, हाथ से आपने नहीं मुझे लग रहा है एक एक करके प्लीज रोहन जी एक एक करके हम सवाल जवाब करें तभी शायद ज्यादा समझ में आ पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए। शांति से ठीक सुनता है, रहा, प्रधानमंत्री को झूठा उठा सब कहते रहे, अपने टर्म का मैंने इंतजार किया। मैं ठीक। फैक्ट रख रहा हूं, आप भी अपने टर्म पे बोलिए। बोलिए सुधांशु। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, अरे जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसका वही बात आर्मी ने बोली और वही बात चाइना बोल रहा है। चाइना तो उल्टा आरोप लगा रहा है कि हम उसके यहां घुस गए। अब बताइए, चीन कह रहा है हम उसके यहां घुस गए, हम कह रहे हैं हमारी कोई जमीन कब्जा नहीं हुई, आर्मी कह रही हमारी आ रही हूं रोहन जी, एक बात पूरी हो जाए। उसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कारण यह है कि जो समझना चाहेगा उसे समझ में आएगा, जो नहीं समझना चाहेगा, जो हमेशा सवाल उठाते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो, आतंकवादी मारा जाए, हमेशा सवाल, तो चीन पर भी सवाल। और रही बात सरेंडर की, चित्रा जी एक वाक्य बस पूरा कर लूं, उसके बाद मैं रोहन जी को दे दूंगा बोलने को। अरे सरेंडर तो फितरत में रहा है। 2008 में न्यूक्लियर डील पे सरेंडर, वोट फॉर कैश। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार परमाणु विस्फोट करने जा रही थी, एक फोन आया सरेंडर। 1971-93 में 1000 फौजी हमारे साथ थे, पीओके शामिल नहीं हो पाया, सरेंडर। 1962 में सरेंडर, 1946 जिन्ना के आगे सरेंडर, और एक ही खुददार प्रधानमंत्री थे कांग्रेस में, लाल बहादुर शास्त्री, जिनको सरेंडर करने के बाद इस कदर तकलीफ हुई कि उनको हार्ट अटैक का दौरा हो गया। गांधी परिवार तो सरेंडर सरेंडर सरेंडर, जिनके दिलो दिमाग पे छाया हो उन्हें सरेंडर ही नजर आता है। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी को सरेंडर की इतनी जल्दबाजी क्यों है? सरेंडर की जल्दबाजी मोदी जी को, मोदी जी ने देश की सेना का अपमान किया है। हमारी सेना हमेशा फ्रंट फुट पे खेली है। चित्रा जी, किसने हक दिया मोदी जी को यह बोलने के लिए कि हमारी सेना ने गालवान में, अगर हम हमारी सेना के शहीद हुए जवान, कैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई हमारे वहां नहीं घुसा? गालवान कहां पे है? क्या मोदी जी चीन की एलएसी को मान रहे हैं? बताए देश की जनता को, झूठ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है, वो गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। आज ये करोड़ों को क्या आप समझ पाए? विदेश मंत्रालय कुछ और बोलता है, विदेश मंत्रालय और बोलता है, रक्षा मंत्री और बोलते हैं, हर आदमी अलग चीज बोल रहा है। आपके पास अंदर की जानकारी क्या है रोहन गुप्ता जी? एक सेकंड सर, कांग्रेस पार्टी के पास चीन को लेकर अंदर की जानकारी क्या है? क्या गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया है, ये जानकारी है आपके पास रोहन गुप्ता जी? और आपको सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है और ना ही सेना की बातों पर? हमको चित्रा जी, सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया हमारे पास वही जानकारी है। उसमें यह लिखा गया है कि द इवेंट्स ऑफ 15 जून एट गालवान led to the loss of lives of 20 Indian personnel. What does this mean? Where is Galwan? बताए सुधांशु जी, एक ही सेंटेंस का जवाब दे दे, मैं मेरी बात खत्म करूंगा। गालवान कहां पे है? आपकी ही स्टेटमेंट बोल रही है कि गालवान में मुठभेड़ हुई। आप कैसे बोलते हैं कि हमारी सेना में कोई नहीं घुसा? अरे प्रधानमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा थी, हम सब साथ में खड़े थे। प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। मुठभेड़ कहां पर हुई? देश की जनता पे वार होगा। ये देश 20 जवानों की शहादत कहां पर हुई? सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस का सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। ठीक है रोहन गुप्ता जी, सुधांशु जी, उसके बाद में तुरंत हमारे जवानों की का बलिदान, हमारी एलएसी और उनकी एलएसी, जहां पर हमारी उनकी डिफाइंड पोजीशन थी, आप जवाब दीजिए। जैसे वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़े, और हमने उनके इलाके में जाकर उनके टेंट को खत्म कर दिया जहां उन्होंने आगे टेंट लगाया। और मैं पूछना चाहता हूं 2012 में कहां लड़ाई हुई? 2013 में दौलत में गोल्डी में लड़ाई कहां हुई थी? और आपकी पार्टी में तो प्रधानमंत्री रहे भाई, फिर देखिए चिल्ला रहे, क्या तरीका है? आज वर्तमान की बात कीजिए। एक एक करके अगर हम अपनी बात रखेंगे। रोहन गुप्ता जी, एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट हो जाए। आपने अपने टर्न पे बोलिए रोहन जी। ठीक है रोहन जी, ऐसे उच्छृंखलता से राहुल गांधी जैसे उच्छृंखल, शांति से बोलिए। अब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, कांग्रेस पार्टी के तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आधा दर्जन तो लोग ऐसे भी जीवित हैं जो रक्षा मंत्री रहे। आज ये बता दें कि बतौर रक्षा मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री इन्हें पता है कि फला जगह एलएसी है और ये फला रिकॉर्ड में लिखा है, बता दीजिए। आप तो रक्षा मंत्री रहे ना, बोलिए क्योंकि एलएसी आपने डिफाइन ही नहीं की। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बोलिए। आपका कोई रक्षा मंत्री आके कहे कि फला दस्तावेज में ये वाला पॉइंट डिफाइंड है, क्योंकि जब 93 में डिफाइन किया जा रहा था तो आपने उसमें से मौजूदा शब्द हटा दिया ताकि चीज को सहूलियत रहे।
सेना ने लिख के भेजा था मौजूदा एलएसी एक बार बोल सकते हो, मौजूदा बार स्थिति, नहीं बोल मगर सकते। आपने मौजूदा शब्द हटा दिया, जनता एग्जिस्टिंग वर्ड जा हटा चुकी। दिया ताकि और चीन इसी को देश की सहूलियत जनता रहे ने और ये निश्चय किया सरकार है ने हटाया। कि इस नहीं तो बार मैं चुनौती से आपका कहता हूं, झूठ- बोलिए आपका आपका आप झूठ रक्षा बोल मंत्री रहे आके बोले फला पॉइंट है रक्षा मंत्रालय के फला दस्तावेज में, बोलिए। कुछ नहीं है, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। जानकारी और अपने बताइए पास गालवान में नहीं क्या हुआ? है और झूठ मोदी जी बोल रहे हैं, गजब का तर्क है गालवान भाई। में क्या हुआ? अच्छा ये बताइए लाइन ऑफ कंट्रोल होती क्या है? रोहित गालवान भाई में क्या बताइए हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल होती LSE क्या? जो चाइना का Line वर्जन of है, actual आपके control क्या मोदी जी होती उसको मान रहे हैं, क्योंकि गालवान Line जो of है actual वो control हमारा की हिस्सा definition है। बताइए। आपके स्टेटमेंट में कहा गया कि ये मुठभेड़ Line of गालवान में actual हुई, control तो का मुठभेड़ definition कहां पे हुई? बताइए एक line। कैसे प्रधानमंत्री जी सही हुए कि वो लोग नहीं आए हमारे वहां पे? बताइए गालवान कहां पे है, बताइए आप। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं लाइन ऑफ कहां पे एक्चुअल है? कंट्रोल की डेफिनेशन बता दी। जी गालवान बताइए। पता है कि नहीं बोलिए हाँ या ना। आपको मालूम है एलएसी, बिल्कुल आपको नहीं मालूम है जाना। इंडियन एलएसी क्या है? 0.8 तक इंडियन एलएसी है और 0.4 तक चाइना के हिसाब से है। आपकी सरकार ने 0.4 से 0.8 का एरिया चाइना को प्यार से दे दिया। गांव गोद देने निकले थे, पूरे हमारे भारत का हिस्सा गोद देने लग गए आपको, और शर्म नहीं आती है? चलिए ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस की तू मैं से बाहर निकलते हैं। मैं आती हूँ बाकी मेहमानों के पास। एक सेकंड रोहन जी, ठीक है रोहन जी आपसे, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में हैं आप, ठीक है, नहीं ठीक है रोहन गुप्ता जी प्लीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिबेट की मर्यादा बनाते हुए एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक, रोहन जी आपके सवाल को भी देश की जनता समझ पाएगी और सुधांशु जी क्या जवाब देते हैं उसको भी समझ पाएगी, और उसके बाद जनता की विवेक पर हम छोड़ देते हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा। जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी और हमारे साथ पूरी सेना के अधिकारी गुरमीत जी जुड़े हुए हैं, वो इंतजार करें बहुत देर से। बात मत माने, हाँ। अपने प्रधानमंत्री की बात मान ले। नेहरू जी का अप्रैल 1960 का संसद में बयान है, LAC मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। तो लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हुआ। आपके प्रधानमंत्री का बयान। और दूसरा, शर्म उनको जिन्होंने 38,000 किलोमीटर छोड़ दिया हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद कह रहे हैं शर्म हमको आई। वाह भाई वाह। चलिए अब ठीक है सुधांशु जी आपकी बात हुई। रोहन जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जब एक लोगों की बात खत्म हो तभी दूसरा कोई बोले, ताकि हमारे दर्शक को बेहतर समझ में आ पाए। अब मैं जल्दी से आपके पास आते हुए जेडीयू जी, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो चीन से कैसे लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर कंफ्यूजन की स्थिति कहां है? क्या सरकार विपक्ष को विश्वास में लेना नहीं चाहती, नहीं ले रही, या विपक्ष की ओर से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जो असहज स्थिति को उत्पन्न करते हैं? बताइए क्या है जेडीयू का स्टैंड? सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सीमा विवाद को लेकर के कांग्रेस का जो ताजा नजरिया है वो पूरी तरह से एक जो बौद्धिक दिवालियापन की जो सबसे विभत्स तस्वीर हो सकती है वो देश के सामने राहुल गांधी और उनके तमाम प्रवक्ताओं की ओर से रखा जा रहा है। आज ये विरासत है, सीमा विवाद को लेकर के देश के अनेक राज्य चीन के साथ टकराव की स्थिति में है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर का हिस्सा हो। देश के कई राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज आप देखेंगी तो जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत के गणराज्य के हिस्से के तौर पर बने, चीन के मन में ये कहीं ना कहीं कसक है, और बेईमानी की बुनियाद पर जिस तरह से पंचशील समझौते की अर्थी उठी, जिसके जो आर्किटेक्ट थे पंडित नेहरू और उस समय के चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई थे, और उसके बाद 1962 में किसी ने ये नहीं कहा कि ये पंडित नेहरू की व्यक्तिगत हार है, ये देश के लिए सदमे की स्थिति थी। आज आप भारतीय सेना को दुनिया की दूसरी बड़ी सेना, नहीं सर, एक राजीव समर्थ रंजन सेना जी, के तौर तो पर फिर आप देखते हैं। बार-बार 1962 का हवाला क्यों देते हैं कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 1962 की सरकार नहीं है? ये तो सच बात है ना कि 1962 में पंडित नेहरू नहीं, भारत हारा था, और आज भी अगर उसी तरह की स्थिति है, भारत को जीतना है या फिर किसी व्यक्तिगत, हम किसी भी नेता के नाम को आगे करें? इसीलिए तो मैंने कहा उस समय देश की हार हुई थी, और मैंने दो जिन वाक्यों का जिक्र किया, सिक्किम कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से आपने कहा अरुणाचल प्रदेश भी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने किसी एक सरकार को नहीं कहा। देश जीतता है या देश हारता है, लेकिन आज जिस तरह से श्रीमती गांधी को 1972 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरने के बाद मां दुर्गा की उपाधि दी, आज कांग्रेस उस तरीके से स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखती। ठीक है, हर सवाल पर बिना मतलब के सवाल खड़े करना, और आज जिस तरह से
नेपाल को लेकर के आज ताजा जो मामला ठीक है है वो सर। बांग्लादेश के साथ व्यापार में उनको कई तरह के छूट दे करके वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे चलिए हैं। ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं रोहन गुप्ता जी से जवाब दूंगी। बीएसपी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले पूर्व सेनाधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। गुरमीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, गलवान को लेकर क्या कंफ्यूजन की स्थिति है देश में? आपकी लगातार बड़े अधिकारियों से बातचीत होती रहेगी, मैं चाहूंगी कि सेना अधिकारी होने के नाते आप जरा स्थिति स्पष्ट करें कि इस वक्त क्या स्थिति है बॉर्डर पर। देखिए, ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है ये सीरियस भी है और सेंसिटिव भी है, और इसलिए मैं आवाज ऊंची नहीं करूंगा लेकिन बात बहुत गहरी बोलूंगा। सबसे पहले तो चाइना और पीएलए ने धोखा दिया है, लक्ष्मण रेखा को पार किया है, विश्वासघात किया है। तो हमारी लड़ाई चाइना के साथ में है, और ये विषय नहीं है इंटर पॉलिटिक्स का, ये विषय नहीं है कि जिसपे हम एक पार्टी और दूसरी पार्टी से करें। ये समय है एकजुट होने का। आपको, आपकी बातों को सब सैनिक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनको लगता है कि देखिए, राष्ट्र, सरकार और सेना लगी हुई है चुनौती में, और हमारे जो पॉलिटिशियन है वो न जाने क्या क्या बातें करते आ रहे हैं। मैंने इस पॉइंट के ऊपर में पिछले 20 साल से लगा हुआ हूं। जब मैं कर्नल था तो 2000 में मैं डायरेक्टर MO1 चाइना के डील करता था, तो मेरा इस विषय के ऊपर में अध्ययन 20 साल का है। 7 बार चाइना गया हूं, LAC के मैप एक्सचेंज करने के लिए चाइना गया था मैं, और इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल करेक्ट बोलूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 बातें बोली है, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन, नो स्टेटस को, ये पूर्ण रूप से फैक्ट और सत्य है। और जिनको लग रहा है ये गलत है, उनको LAC का मतलब ही नहीं मालूम है, उनको LAC और बॉर्डर का फर्क नहीं मालूम। मैं चाहूंगी कि आप बता दीजिए जरा। सुन लीजिए, इसलिए मैं गहरी बात कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा लो आवाज में बात करना चाहता हूं, डेसिबल कम रखना चाहता हूं। देखिए, ये जो LAC और बॉर्डर है, पहली बात तो जो बॉर्डर की है, पूरा अक्षय चिन्ह हमारा है। हमारे जो गृह मंत्री ने 6 अगस्त को बिल्कुल क्लियर कहा था कि अक्षय चिन्ह पूरा हमारा है, इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है, और एक ना एक दिन अवश्य लिया जाएगा, इसमें किसी भारतीय को शक नहीं होना चाहिए। और जो LAC है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जब ये तीनों वर्ड अगर आप देखें, लाइन, एक्चुअल और कंट्रोल, इसमें कब्जा, टेरिटरी कहां से आ गए? इसमें कब्जा टेरिटरी की बात ही नहीं है, इसमें बात है सिर्फ स्टेटस की। अगर जो हमारा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था 2013 का, उसमें एक बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, जहां पर LAC का उनका अलग सोच है, हमारा अलग सोच है, उसके अंदर में 3 चीज लिखी हुई है। पहला कि इस इलाके के अंदर में रात को पेट्रोल नहीं रहेंगे, दूसरा इस इलाके के अंदर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, और तीसरी बात यह है कि इस इलाके के अंदर में यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा। यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और ये जो गलवान की बात कर रहे हैं, इनको मैं बहुत नम्रतापूर्ण बताना चाहता हूं कि ये LOC की स्थिति में है, और ये जो 15-16 जून की जो बात है, हमारे जो 20 शहीद हुए हैं, हमारे जो 20 वीर गति को प्राप्त हुए हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर जो एक मुखिया, एक पिता की तरह होता है, उनकी शहीदी के बाद में ऐसी बात करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सोल्जर्स को। उनको लगता है कि मेरा परिवार क्या बात कर रहा है, मैं तो जहां डटा हुआ हूं, अभी खेल तो खत्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवानों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने उकसाया है उसका जवाब दिया जाएगा। तो फिर राहुल गांधी जब सरेंडर मोदी कहते हैं, तो गुरमीत जी क्या समझ में आता है आप लोगों को? एक मिनट दीजिए। देखिए, ये जो सैनिक की जो मनोस्थिति होती है वो इस प्रकार होती है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोप्रिय है। बिल्कुल। हमारे लिए सरकार, जो गवर्नमेंट इन पावर है, वो बहुत बड़ी, बहुत पवित्र है। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा इंसान है। हमारे लिए, हमारे तो जो हमारे फौज के अंदर में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कर्नल संतोष बाबू थे, वो हमारे लिए एक पिता की तरह, एक भगवान की तरह होता है। आप समझ लीजिए, कर्नल साहब को हम इतना इज्जत देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या इज्जत देंगे? और हमारे भारत के अंदर, हमारे परिवार के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ऐसे सवाल करते हैं। ये जो शक, शंका और सवाल है,
ये जो आदत है ना सबूत पूछने की, हमने पहले भी देखा था 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2019 को क्या था, इसी प्रकार शक सवाल और सवाल पूछे, उन्होंने सबूत मांगे, लेकिन देखा क्या किया भारत ने। अभी भारत का जो ट्रेंड है, जो दिशा है, जो कदम उठाए हुए हैं, उनको आप देखिए। ये पहली बार हुआ है कि जो जैसे बालाकोट किया, जैसे 5-6 अगस्त 2019 को किया, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को किया, जैसे नवंबर 2019 में यूनियन टेरिटरी ले का मैप दिखाया। आपको मालूम है ये जो मैप यूनियन टेरिटरी का है, ले का, इसमें क्या दिखता है? इसमें दिखता है कि एक्साइजन लिया जाएगा, इसमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर बिल्कुल नहीं है, इसमें दिखाई देता है कि भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है 136 किलोमीटर का है। एक भारत और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं, सैनिक डटे हुए हैं और 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और आप अपने घर में ऐसे सवाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। रोहन गुप्ता जी, अब आपको राहुल गांधी के सुरेंद्र मोदी वाले सवाल पर जवाब मिल गया क्या? क्योंकि ये ना बीजेपी का पक्ष है, ना किसी राजनीतिक दल का, एक पूर्व सेनाधिकारी इस तरह की बात रख रहे हैं। मैं विनम्रता से मेरी बात रखना चाहूंगा। हमारे अधिकारी मैं सैल्यूट करता हूं, और देश की आर्मी सबसे ऊपर है, कोई भी नागरिक उसके नीचे है। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। देखिए, शुरुआत कहां से हुई? जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि चीन हमारी सेना में नहीं घुसा, तो धोखा कहां हुआ? धोखा तो प्रधानमंत्री की बात में हुआ। अभी जो हमारे सैन्य में, उसको बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार करता हूं, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसने बोला था कि 18 बार आप उनको मिलिए और झूले झूले? आपने भरोसा चीन पे करके उसकी कीमत देश क्यों चुका है? आज प्रधानमंत्री जी, मेरे भी प्रधानमंत्री है, हमको भी नहीं अच्छा लगता, पर आज जिस प्रधानमंत्री की गरिमा पे आके आप ऐसी बात बोलेंगे जो आपके रक्षा मंत्री उसको झूठ साबित कर रहे हैं, आपके विदेश मंत्री झूठ, तो सवाल तो उठते हैं चित्रा जी। आज उसी का क्लैरिफिकेशन 3 बार देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब पूरा देश जानता है। अगर उनकी बात में 3 बार क्लैरिफिकेशन करना पड़ रहा है, तो देश को हकीकत तो मानना पड़ेगा। आप देश के जवानों की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले का एक न्यूज है, जो देवेंद्र सिंह जो आतंकवादी था, उसको क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि अभी उसके ऊपर चार्जशीट फाइल हुआ, उसको रिहा किया गया। क्यों हुआ? अगर सरकार की नियत में अगर खोट नहीं होगी, अगर राष्ट्रवाद सही होता, ये नहीं होता। मेरा एक सवाल, देखिए सवाल हम लोग लोकतंत्र में है चित्रा जी, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का अगर गलत जवाब मिलेगा हम कैसे स्वीकारेंगे, हम कैसे चुप रहेंगे? सर, सवाल पूछना तो बहुत अच्छी बात है और विपक्ष की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये जो कंफ्यूज करने वाला सवाल सुरेंद्र मोदी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, रोहन जी, तो सवाल उठते हैं। सुधांशु जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, एक एक करके बाकी। देखिए, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार भी उनका पक्ष नहीं आया है। ये कहते हैं कि कोई गुस्सा नहीं है और कोई घुसेगा नहीं, इसका मतलब मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से सरेंडर किया है। हमारा सैन्य कभी सरेंडर नहीं करेगा, हमारा सैन्य लड़ेगा, कोई भी लड़ाई होगी हम लोग साथ में। पर हकीकत का स्वीकार तो कीजिए कि गद्दार चाइना हमारे वहां पे घुसा है। आप हकीकत ही स्वीकार नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा? पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो शुरुआत हो बात की वो झूठ की बुनियाद पे हो। रोहन जी, नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री जी, रोहन जी, नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है जो व्यक्तिगत रूप से सरेंडर करने पहुंच गए चीन के सामने? उन्होंने आत्मसमर्पण अपनी भाषा से किया है, हमको आत्मनिर्भर बनने का बोला, और खुद ने यह बताया। रोहन जी, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और जब प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग इस तरह के शब्द लिखते हैं तो सवाल आपसे भी पलट के पूछे जाएंगे। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा। नहीं रोहन जी, हो गई आपकी बात। आप कह रहे हैं कि 18 बार वो घूम कर आए, मिल कर आए, आपसे भी पलट कर सवाल पूछ लिया जा सकता है कि पंचशील का समझौता किसने किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कौन लगा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे सवाल हैं रोहन जी। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन देश नेशन फर्स्ट जब हो तो कम से कम हम ध्यान में रखें कि राष्ट्र की बात पहले करें। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि सरकार ने भी जरूर कहीं कंफ्यूजन पैदा किया है, इसी वजह से इस तरह के हालात बने हैं कि बार बार प्रधानमंत्री के बयान पर और बाकी मंत्रियों के बयान पर क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा है। लेकिन उसके पहले सुधींद्र भदौरिया जी, आपकी टिप्पणी, ये जो भारत सरकार का स्टैंड है या फिर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, बीएसपी कहां खड़ी है? सुधींद्र जी, देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने जिस दिन ये खबर आई कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, उसी दिन ये सर्वदलीय जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसके पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम ये एक राष्ट्रीय संकट का मौका है, हम अपने शहीद हुए जवानों के साथ एकजुट होकर हम खड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं इस बात को कि आज जब हमारा ये इतना बड़ा राष्ट्रीय संकट है, हमारी सीमाओं पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके अफसर भी शहीद हुए हैं,
मैं ये अवश्य स्पष्ट कर दूं कि हम लोग चाहते हैं कि इस पर आज के मौके पर राजनीति न होकर हम अपनी जो सार्वभौमिकता, हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी यूनिटी है, हमारी इंटेग्रिटी है, उसको कायम रखते हुए कौन कर रहा है पॉलिटिक्स हैं, अगर है भी तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी उनको एड्रेस करेंगे और हम लोग उनसे मिलकर या बात करके इन चीजों के क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। पर पब्लिक पोस्चरिंग इस तरह की अगर होगी तो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। मैं इस बात को ये समझते हुए भी कहना चाहता हूं कि हमारे मन में कई शंकाएं हैं, पर शंकाओं को सार्वजनिक तौर पर किसी पटल पर रखना आज की तारीख में उचित नहीं है। हम चीन के, हमारे भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पहले से ही कब्जे में है, और भी कुछ हो सकती है, पर इन सब सवालों पर हम चाहते हैं कि भारत सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़े और चीनियों का जो हित हमारे भारत में बढ़ रहा है वो एकदम रोका जाए और भारत को एक मजबूत ताकत के तौर पर देश दुनिया के सामने रखा जाए। ठीक है, आप 2 लाइन में जल्दी से रोहन जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद में तुरंत सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। शंकाओं का समाधान सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, खासतौर से जब बॉर्डर की बात हो तो। रोहन जी। मैं बिल्कुल मानता हूं, पर जब प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया चित्रा जी, पूरा देश जानता है, 45 दिन से आप भी डिबेट करते हैं कि कोई हमारे वहां पे घुसा नहीं। आप अपने दिल को पूछिएगा ये बयान कितने हद तक सही है। इसका कारण क्या है कि जब आप राजनीति के लिए कूटनीति को झूठनीति में साबित कर देंगे तब विपक्ष को राष्ट्रनीति करनी पड़ेगी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके स्टेटमेंट का उपयोग चाइना वाले करके बोलते हैं कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, ये कहां तक सही है? आप प्रॉब्लम को एडमिट कीजिए कि चाइना गद्दार है, चाइना गुस्सा है, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, सोल्यूशन निकलेगा। हम और कुछ नहीं बोल रहे चित्रा जी। हम प्रधान पर झूठ तो ना हो, जिस बात की बुनियादी झूठ से हो, आप गद्दारों से कैसे लड़ेंगे? चाइना हमारा दुश्मन है, हमको उसको हाथ से हाथ मिला के उसकी जो पहले जो हालत थी उससे खराब हालत हमको करनी चाहिए, पर झूठ की बुनियाद पे ये सोल्यूशन नहीं आ सकता। सुधांशु जी, कंफ्यूजन कहां पर पैदा हुई कि एक के बाद एक भारत सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन दिया गया बयानों पर? कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई, गलती हुई, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है देश में। चित्रा जी, अभी आप अपनी डिबेट में ही देख लीजिए, जब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद उनके समझ ही में ना आना चाहे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? फिर मैं बता देता हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, परसेप्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ किलोमीटर इधर कुछ किलोमीटर इधर। इसमें 3 चीजें जो अभी उन्होंने बताई। नंबर 1, मिलिट्री स्टेटस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रात में पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, बीच के एरिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाना चाहिए। बीच के एरिया में स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास हुआ, हमारे सैनिकों ने जाकर वो स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया और अब दोनों देश अपनी अपनी लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल के ऊपर हैं। मगर समस्या जानते हैं क्या है? जो हमसे आज सरेंडर का पूछ रहे हैं, अरे हारती हुई लड़ाई में तो आपने सरेंडर सुना होगा चित्रा जी। सन 48 में जीतती हुई लड़ाई में सरेंडर करके संयुक्त राष्ट्र संघ। सुधांशु जी, अब हम 1948 पर आ गए। सर 2020 में क्या हो रहा है? सुधांशु जी, मुझे लग रहा है कि 2020 में क्या है आपकी नीति, उसको क्लैरिफाई करें आप। 1948 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 71 और 65 में क्या हुआ? रोहन जी, इस समय में 5 में से 4 पांचों मौकों पे आपकी सरकार थी और 4 मौकों पे आपके परिवार की सरकार थी। और अगर वो राहुल गांधी आप बोलते हैं तो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत क्या कहती है कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। परिस्थिति में आप और पीड़ा में बिटवा तीरंदाज पूरा देश देख रहा है कि पूरी 3 पीढ़ियां सरेंडर होती चली गई, मजबूर हो रहा है। वो आज उस हकीकत के ऊपर, अरे जनरल गुरमीत सिंह ने बोला उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए। भारत की सेना कह रही है कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए। और तो चाइना का फॉरेन डिपार्टमेंट कह रहा है कि भारत ने हमारे अंदर घुसपैठ कर ली है, उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए। मगर शर्म आने के लिए आंखों में शर्म होनी चाहिए, दिमाग में समझ होनी चाहिए। हमारे सैनिक शस्त्रहीन नहीं थे, आप बुद्धिहीन थे, मूल्यहीन थे, दृष्टिहीन थे। तो दिमाग में बुद्धि होनी चाहिए, समझने की। 0.4 to 0.8 इसीलिए बार बार डिस्टर्ब करने से नहीं होता है। जैसे आप इस ढंग से फाइलिंग कर करके स्टेटस चेंज नहीं कर पा रहे ना, जनता समझ रही है सब। आप बोलेंगे स्टेटस को एंटे है। अच्छा बताइए कौन ज्यादा बीच में बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जो आप हर वाक्य पे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ बात बोल रहा हूँ। मैंने 1960 का नेहरू का स्टेटमेंट 5 मौके काउंट कराए,
आपके पास ज्ञान भारत नहीं लूंगा। सरकार का स्टेटमेंट बताया। आज 2020 सुधांशु त्रिवेदी जी, एक एक करके रोहन जी। सुधांशु जी, 1948 और बाजप में अगर गलत हुआ 2020 में क्या सही हो रहा है? 20 जवानों की शहादत कहां पर हुई, कैसे हुई, इस बारे में भी तो जवाब देना होगा आपको। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, 20 जवानों की शहादत कहां पे हुई? जो लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल है उसके आगे उन्होंने आगे आने की कोशिश की, हमारे जवानों ने जाकर उनको पीछे खदेड़ दिया और वहां पर 20 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, 43 उनको प्राप्त हुए। और आज हमसे पूछते हैं 43 हुए कि नहीं, तो मैं पूछता हूँ संसद में नाथुला की लड़ाई में इन्होंने कहा था 400 सैनिक मारे गए, 400 का कोई सबूत दिया था चीन ने? चीन कोरोना का सबूत नहीं देता। आप बताइए देश के आप कह रहे हैं कि उस सैनिकों का सबूत होना चाहिए। आपसे मैंने कभी नहीं हमने पूछा कि 400 सैनिक मारे गए थे चीन के 67 में नाथुला की लड़ाई में, हमने कभी सबूत नहीं मांगा था। हमने कभी 62 में सबूत नहीं मांगा था कि आपने कहा इतने चीनी सैनिक मारे। हमने कभी 71 में सबूत नहीं मांगा कि कितने सैनिक मारे। हमने तवांग किले में 1987 में लड़ाई में सबूत नहीं मांगा कितने सैनिक मारे। और तो दुनिया का कोई मजबूत देश, कोई बड़ा देश वह सबूत नहीं मानते। अमेरिका ने अभी अबू बकर अल बगदादी को मारा तो कोई अमेरिका के किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा सबूत दिखाइए, बगदादी की लाश दिखाइए, बगदादी का कुत्ता मत दिखाइए। ओसामा बिन लादेन को मारा, किसी ने नहीं कहा सबूत दिखाइए। आपको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत एक एक करके आतंकवादी होने का सबूत। सुधांशु जी, आपकी बात हो गई। रोहन गुप्ता जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जल्दी से जाऊं। रोहन गुप्ता जी, अगर देश में आपस में तू मैं हम लगे रहेंगे, बार बार सवाल ही पूछते रहेंगे, अगर आपस में हम इस तरह से बिखरे रहेंगे, दुश्मन से हिंदुस्तान कैसे लड़ेगा? और हमारे जवानों के मनोबल का क्या होगा? रोहन जी बिल्कुल, हमारे जवानों का मनोबल तब टूटता है जब हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं जो चाइना उसका समर्थन करता है, हमारे जवानों का मनोबल तब टूटता है। हमारे जवानों का मनोबल तब टूटता है जब 20 शहीद की शहीदी होती है और हमारे देश में कहा जाता है कि कोई गुस्सा नहीं है। हमारे जवानों का मनोबल तब टूटता है जब उनको बिना कोई हथियारों के लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। हमारे जवानों का मनोबल तब टूटता है जब आज ये प्रॉब्लम को मानने को ये तैयार नहीं है। रोहन गुप्ता जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, गुरमीत जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। ठीक है रोहन जी। गुरमीत जी। चित्रा जी, मैं बहुत नम्रतापूर्ण छोटे छोटे पॉइंट देना चाहता हूं। पहली बात कि कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा रिस्पांस अभी शुरू नहीं हुआ है, और तीसरा कि चाइना मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और प्रोपेगेंडा करता है। हम लोग उसके प्रोपेगेंडा में फंसने से बचना चाहिए। अगली बात यह है कि हर भारतीय को अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी इंडियन आर्मी के सैनिक की और सेना की वर्थ मालूम होनी चाहिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है माउंटेन वॉरफेयर में, हाई एल्टीट्यूड में, कम्बैट एक्सपीरियंस में, और पीएलए तो फौज भी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की फौज है, उसमें तो एक सोल्जर वाली क्वालिटी भी नहीं है। अगर पीएलए है, उसने पूरा जिंदगी में सिर्फ तेनामेन में काम किया है, प्रोटेस्टर के ऊपर में टैंक चलाए हैं, जहां तिब्बत के अंदर में लामास के ऊपर अत्याचार किया है, सिंजांग के अंदर में उइगर के ऊपर में अत्याचार किया है। वो तो फौज भी नहीं है, उनमें तो काबिलियत भी नहीं है। आखिर में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अगर हमारी ऑपोजिशन ने सुझाव ही देना है तो क्रिएटिव दीजिए। अगर मैं आपको उनको 2 सुझाव देना चाहता हूं अपोजिशन को, अभी की हालत में एक जो जवान शहीद होता है उसको 35 लाख मिलते हैं। क्या आप ये सुझाव दे सकते हैं कि उसको 1 लाख कर दें? क्योंकि कई स्टेट के अंदर में जो कोविड में पुलिस वाले मरे हैं, वो जो शहीद हुए हैं एज ए हेल्थ वॉरियर, जहां कोविड वॉरियर, उनको 1 करोड़ दिया है, तो जो हमारे जवान है उनको 35 लाख मिलता है। क्या हम एक इकट्ठा निश्चय कर सकते हैं भारत की तरफ से कि उनको 1 करोड़ दिया जाए? दूसरी बात, जो आईटीबीपी है उसका जो ऑप कंट्रोल है वो आर्मी को दे दिया जाए बॉर्डर के एरिया के अंदर में। ये उनको सुझाव अच्छा होगा, इसकी बजाय कि हमारे राष्ट्र को, हमारे सरकार के मुखिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को सवाल करें।